हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 25 अप्रैल के दिन वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर के लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया जाए। ये तो खैर आप सबको पता होगा कि मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो तेज बुखार होना, कभी वाली ठंड लगना, सर दर्द, बदन दर्द, पसीना आना, उल्टी आना, कमजोरी लगना, ये कुछ मलेरिया के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी ये सब फील करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मलेरिया इतनी गंभीर बीमारी है कि हर साल 20 से 25 करोड़ लोगों को मलेरिया हो जाता है और हर साल 6 लाख लोगों की इसके कारण जान भी चले जाती है। भारत की बात करें तो साल 2022 में भारत में मलेरिया के 33,80,000 केसेस सामने आए थे, जबकि 5,511 लोगों की जान गई थी। साल 2002 के मुकाबले 2022 में भारत में मलेरिया के केसेस में 84% का ड्रॉप आया है, जो दर्शाता है कि भारत सरकार ने मलेरिया को लेकर काफी शानदार काम किया है। मलेरिया को लेकर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में मलेरिया के टोटल जितने भी केसेस और डेथ्स रिपोर्ट होती हैं, उनमें से 95% अकेले अफ्रीकन देशों में ही होती हैं। यानी कि अफ्रीकन देशों के लिए आज भी मलेरिया बहुत ही गंभीर चुनौती है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को लेकर। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में मेडिसिन, वैक्सीन, सिरप्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, जेनरिक्स, बल्क ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट्स, आयुषन, हर्बल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल्स, ये सारी चीजें आती हैं। पिछले कल साल 2023 से 24 के लिए भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का डेटा रिलीज कर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर 10% की वृद्धि हुई है। ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले भारत ने साल 2023 से 24 में $27.9 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि उसके पिछले साल $25.4 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ ही ये डेटा भी आ गया है कि कौन से देश ने भारत से सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल आइटम्स परचेज किए हैं। डेटा के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिका, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील को। यानी ये 5 देश हमारे टॉप 5 बायर्स हैं। अमेरिका ने हमसे सबसे ज्यादा 31% तक फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट किए हैं, यानी $8.6 बिलियन के। वेल थैंक्स टू मोदी सरकार, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के साथ जोड़ा, क्योंकि उसके बाद अब दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भारत की मार्केट में आकर यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं और यहाँ से दवाइयों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है अजरबैजान और भारत को लेकर। अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है आर्मेनिया और आपको पता ही है कि हम आर्मेनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सारे टाइज को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जो कि अजरबैजान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब सेम चीज आज की डेट में भारत के साथ साथ फ्रांस और ग्रीस भी कर रहे हैं। ये भी आर्मेनिया के साथ अपने डिफेंस टाइज लगातार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अब अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने भारत, फ्रांस और ग्रीस तीनों देशों को धमकी देते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत, फ्रांस और ग्रीस, ये तीनों देश जब हमारे खिलाफ जाकर आर्मेनिया को हथियार बेचते रहेंगे, हम भी फिर हाथ के ऊपर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। अजरबैजान के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर भारत इसी तरह से आर्मेनिया को लगातार हथियार देकर मजबूत करता रहा तो वो भी भारत से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। काश अजरबैजान कश्मीर मसले के ऊपर पाकिस्तान का साथ नहीं देता, तो भारत आज की डेट में दोनों देशों के बीच बिल्कुल न्यूट्रल रहता। अब फड़फड़ाने से क्या होगा। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को लेकर। खबर आ रही है कि पिछले कल अजीत डोवाल सर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। वहां पर मीटिंग में अजीत डोवाल सर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अब समय आ गया है कि ब्रिक्स के सभी देश टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को और मजबूत करें। ट्रांस बॉर्डर आतंकी हमलों की प्लानिंग, फंडिंग को रोकने के लिए ब्रिक्स के सभी देशों को आपस में सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। रशिया में कंसर्ट हॉल के ऊपर रिसेंटली एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। ऐसे में अजीत डोवाल सर ने कहा कि अब ब्रिक्स के देशों को आपस में मिलकर आतंकवाद के ऊपर कंक्रीट एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि बीबीसी, एबीसी न्यूज और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए अटैक करते हैं। उनको मुस्लिम विरोधी नेशनलिस्ट नेता कहते हैं और जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। देश में काफी सारा निवेश लाया है और गरीब लोगों की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाया। इन सब के बारे में तो कोई भी चर्चा नहीं होती है। इस चीज को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है और एक स्टेटमेंट दी है। जेमी डिमॉन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी
भारत के लिए बहुत ही अनबिलीवेबल जॉब कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इंक्लूसिव फाइनेंशियल प्रोग्राम्स के माध्यम से भारत के 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, 70 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले, पेमेंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और पुराने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनको भी वैसा कुछ अमेरिका में भी चाहिए। अब कई सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जेपी मॉर्गन के सीईओ अपने खुद के फायदे के लिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने वाकई में अर्थव्यवस्था के मामले में अच्छा काम किया है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। आपको शायद पता होगा कि इस समय पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 5 मैचों की T20 सीरीज चल रही है, जिसके लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड के सारे टॉप प्लेयर्स इस समय IPL में खेल रहे हैं, इसलिए जो प्लेयर्स न्यूजीलैंड के IPL में सिलेक्ट नहीं हुए थे और डोमेस्टिक खेलते हैं, उनकी एक टीम बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान भेजी है। काम की बात करें तो अभी तक इस सीरीज के 3 मैचेस हुए हैं, जबकि 2 बाकी हैं, जिनमें से एक आज होना है। लेकिन अब 2 मैचेस के ऊपर भी आतंकी हमले का खतरा खड़ा हुआ है। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान में एक पोस्टर सामने आया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बाकी 2 मैचेस के ऊपर आतंकी हमला करने की धमकी दी है। इस पोस्टर के ऊपर लिखा है खून के बदले खून। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर में 25 और 27 अप्रैल को पूरी तरह से मार्क करके कहा गया है कि मुजाहिदीन फैंस को भी निशाना बनाएंगे। अब ये तो खैर पता नहीं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इस धमकी के बाद क्या स्टेप लेगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना भेजने का भारत को एक वैलिड रीजन मिल गया है। और अगर इस्लामिक स्टेट ने क्रिकेट ग्राउंड के बाहर एक छोटा सा पटाखा भी फाड़ दिया तो इससे इंडियन क्रिकेट टीम को तो छोड़ ही दो, जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेगा। आपको याद दिला दूं कि साल 2021 में भी इसी तरह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन हमले की धमकी मिलने के ऊपर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक भी मैच खेले बिना वापस अपने देश भाग गई थी। आज की 6th अपडेट आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर। पिछले कल भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देशों को पूरी तरह से अटैक करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी आज भी कोल्ड वॉर के मोड में फंसी हुई है और ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से फेल साबित हुई है, उनके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर वहां पर ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। इसके लिए रुचिरा काम्बोज मैम ने भारत में हुए G20 समिट का एग्जांपल दिया। रुचिरा काम्बोज मैम की स्टेटमेंट काफी लंबी है, इसलिए हम इसको आज एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये टॉप 10 अपडेट्स का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर, जो तेजस का सबसे लेटेस्ट और नया वेरिएंट है। कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी एक पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी की थी। इंडियन एयरफोर्स ने साल 2021 में टोटल 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए थे। इनमें से 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि बाकी के 73 जेट्स पूरी तरह से प्रॉपर कॉम्बैट फाइटर जेट्स हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि तेजस मार्क 1A की 73 यूनिट्स में से पहली 40 यूनिट्स में इजराइल से परचेज किए जाने वाला ELM-2050 रडार यूज किया जाएगा, लेकिन जो बाकी के लास्ट 33 जेट्स होंगे उनमें हम अपना मेड इन इंडिया और डेवलप्ड इन इंडिया उत्तम AESA रडार को फिट करेंगे, जिसको DRDO ने खुद ही भारत में डेवलप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि मेड इन इंडिया उत्तम AESA रडार को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल गई है और उन्होंने तेजस मार्क 1 वेरिएंट में इस स्वदेशी रडार को फिट करके 125 के करीब टेस्ट फ्लाइट्स को पूरा कर लिया है। लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब क्योंकि तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज लेट ना हो, इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए शुरू के 40 जेट्स में इजराइल का रडार ही फिट होगा, जबकि बाकी के 33 फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया उत्तम AESA रडार को फिट किया जाएगा। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। कम से कम हम फाइटर जेट्स के रडार के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं। आई होप कि बहुत ही जल्द सेम सक्सेस हमें फाइटर जेट्स के इंजन में भी मिले। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी कमेंट किया है। अमेरिका के मुताबिक भारत के जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, यानी सरकार इनको गायब करवा रही है। आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कानून का इस्तेमाल करके साल 2019 से भारत ने जम्मू कश्मीर के 800 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंट्रोवर्शियल अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का भी इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में 35 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की, जांच की और फर्जी मामले दर्ज किए। कई सारे लोगों के आने जाने के ऊपर पाबंदियां लगाई। रिपोर्ट में भारत के बारे में और कई सारी बेसलेस बातें लिखी हैं, जिनको सुनकर ही हैरानी होती है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसरो ने अपने लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन सेट किया है, साल 2040 में भारत के नागरिक को चांद की सतह के ऊपर उतारने का। इसरो का टारगेट है कि साल 2040 तक इसरो भारत के एक नागरिक को चांद की सतह के ऊपर उतारेंगे।
उन्होंने कहा कि चांद के ऊपर कदम रखने का ये मिशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आगे आने वाले मून मिशंस और भी कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन वो किसी भी तरह साल 2040 में भारत के एस्ट्रोनॉट को मून की सरफेस के ऊपर उतार कर ही रहेंगे। वैसे आई होप कि ऐसा ही हो और हमें इसरो के ऊपर पूरा विश्वास है और गर्व भी। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर। इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सभी कंपनीज को कई सारे इंसेंटिव्स देने की घोषणा की है। स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को कम एक्साइज ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट करने का भी प्रावधान रखा है। माना जा रहा है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो नई ईवी पॉलिसी बनाई है, इसको तभी लाया गया है ताकि न सिर्फ टेस्ला बल्कि दुनिया की बाकी सभी बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करें और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कंपटीशन बढ़े। अब इसको लेकर खबर आ रही है कि भारत सरकार की इस नई पॉलिसी में चाइनीज कार कंपनीज को इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के कारण चाइनीज कंपनी को इंसेंटिव्स नहीं देगी, क्योंकि अगर चाइना की कंपनीज भारत की मार्केट को एक्वायर करती हैं तो इसका मतलब है कि भारत का काफी सारा डेटा वो चाइना में स्टोर करेंगी और हमारी चाइना के ऊपर निर्भरता और बढ़ जाएगी और देश का सारा पैसा भारत से बाहर तो चले जाएगा, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इसलिए भारत सरकार चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को टैक्स रिबेट नहीं देने के बारे में सोच रही है। इससे चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि वो भारत के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जल्दी से सॉल्व करें और अपनी मनमानी बॉर्डर के ऊपर ना दिखाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार का बिल्कुल सही कदम है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।